केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर चल रहा था, उस केमिकल काइनेटिक चैप्टर के अंदर अपने इसके लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जो हमारे पास क्या है, बैटरीज। बैटरीज एक्चुअल में क्या है, गैल्वेनिक सेल है, या इसको अपने कंसंट्रेशन सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल या कंसंट्रेशन सेल का ही एक क्या होती है, टाइप होती है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। और इनमें जो होने वाली जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब अपने पास यहाँ पर इनको जो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास जो बैटरी है, वो बैटरी एक्चुअल में क्या किया है कि दो या दो से ज़्यादा अगर गैल्वेनिक सेल को अगर अपने एक साथ अटैच कर देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन कर देती है, वो बैटरीज की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, अब अपने कहते हैं कि जो अच्छी बैटरी है, अगर एग्जाम में अपने से पूछा जाए कि जो अच्छी बैटरी है, उस अच्छी बैटरी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो पहली बात तो जो हमारे पास जो अच्छी बैटरी है वो कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। दूसरी को कॉम्पैक्ट टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइट प्लस कैसी होनी चाहिए, वो कॉम्पैक्ट टाइप की होनी चाहिए। तो पहला का इसका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। दूसरा, उसकी लॉन्ग अपने कह सकते हैं कि लंबे टाइम तक उसकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। लॉन्ग टाइम तक उनकी वोल्टेज कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये नहीं है कि उन बैटरीज की जो वोल्टेज है वो चेंज होती है। अगर बैटरी की वोल्टेज अगर चेंज हो रही है तो अच्छी बैटरी की कैटेगरी में हमारे पास नहीं आ सकती है। तीसरी बात अगर अपने करें तो इसके अंदर जो बैटरियाँ हैं वो बैटरियाँ बेसिकली दो टाइप की होती हैं। जो बैटरी अपने सेल की बात कर रहे हैं वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट है प्राइमरी सेल। ठीक है, फर्स्ट टाइप कौन सा हमारे पास, प्राइमरी सेल की बात करते हैं मेरे पास। प्राइमरी सेल कौन सा होता है, जिसको अपने एक ही बार यूज़ में ले सकते हैं। एक ही बार यूज़ का मतलब ये क्या करते हैं, सिर्फ केमिकल एनर्जी से किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ऐसे सेल्स को अपने क्या नाम देते हैं, यहाँ पर प्राइमरी सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो होने वाली जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ इसके अंदर है कि जो प्राइमरी सेल है वो प्राइमरी सेल में जो होने वाली जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल टाइप की होती है। मीन्स इनको दोबारा चार्ज अपने नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इन प्राइमरी सेल को जो बनाने के लिए जो डिस्कवर किया गया था वो किसने किया था, लेक्लांसे ने किया था। तो सबसे पहले लेक्लांसे ने इन प्राइमरी सेल को डिस्कवर किया था, इसलिए इन सेल्स को अपने क्या नाम देते हैं, लेक्लांसे सेल भी इसको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो लेक्लांसे ने सबसे पहले डिस्कवर किया, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया आपने, लेक्लांसे सेल में इनको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अपने एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में अपने एक लेक्लांसे सेल का एक टाइप है ड्राई सेल। इस ड्राई सेल की स्ट्रक्चर अपने यहाँ पर बनाई है। एग्जाम के पहले भी आपकी छोटी क्लासों में भी ये सेल आ चुका है। तो इस सेल में क्या होता है, हमारे पास देख सकते हैं जिंक का कंटेनर है जो किसका वर्क कर रहा है, एनोड का वर्क कर रहा है। इसके अंदर अपने ग्रेफाइट की रोड लगा रखी है जो किसका वर्क करेगी, कैथोड का वर्क करेगी। ठीक है, तो इस ग्रेफाइट के रोड पर अपने एक मेटलिक कैप लगा रखी है। आपने देखा है कि ड्राई सेल के ऊपर एक मेटलिक कैप लगी होती है, तो एक मेटलिक कैप लगी हुई है। इसके बाद में जो ग्रेफाइट की रोड है इसके पास में अपने MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा हुआ है। ठीक है, और इसको अपने पास एक यहाँ पर क्या लगी है, अपने एक कोर है, इसके अंदर कोर बने हुए हैं। तो अपने पास ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क कर रही है, ये दो इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करने का वर्क कर रही है। तो इसके बाहर, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाहर अपने NH4Cl और जिंक क्लोराइड को टेस्ट को भरा गया है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा, सेपरेट करने का वर्क करेगा। अब जिंक जो एनोड का वर्क कर रहा है उस पर चार्ज कौन सा, नेगेटिव है, और जो ग्रेफाइट है वो कैथोड का वर्क कर रहा है उस पर चार्ज कौन सा हमारे पास, पॉजिटिव है। इस सेल का जो EMF होता है वो 1.2 से लेकर 1.5 वोल्टेज के बीच का इसका सेल का EMF रहता है। इस सेल की अगर सेल रिएक्शन देखें तो सेल रिएक्शन में क्या होता है कि एनोड पर क्या होता है कि जो जिंक था वो जिंक इलेक्ट्रॉन यूज करके क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और कैथोड पर क्या होता है कि जो ये अमोनियम आयन है वो अमोनियम आयन इस MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनियम आयन MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस एनोड ने जो इलेक्ट्रॉन यूज किए थे उनको गेन करके जो MnO2 है वो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, Mn2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। साथ में इसमें अमोनिया गैस कर रही है और वाटर वेपर बन रहा है। तो एग्जाम में अपने को कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो ठीक अपने को जिंक का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ड्राई सेल में रिडक्शन किसका हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ड्राई सेल में जो रिडक्शन की प्रोसेस है वो रिडक्शन की प्रोसेस किसमें हो रही है, हमारे पास कैथोड के अंदर MnO2 में ड्राई सेल में रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर Mn+4 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है।
ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पर इस सेल के अंदर रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रही है। फिर यहाँ पर आपके यहाँ पर कोई जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि इस सेल में जो बना हुआ हमारे पास जो अमोनिया है, ठीक है, वो अमोनिया बन रही है, वो अमोनिया कहाँ चलेगी, क्योंकि अगर अमोनिया गैस बनेगी तो इस कंटेनर के ऊपर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी। तो ये जो अमोनिया है वो अमोनिया जिंक आयन के साथ रिएक्ट कर जाती है और जिंक आयन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देती है। तो इसमें जो बनी हुई जो अमोनिया है वो अमोनिया क्या करेगी, जिंक आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और जिंक आयन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि जो इस गैस में जो इस प्रोसेस में जो बनी हुई अमोनिया है वो अमोनिया का क्या होता है, तो अमोनिया क्या करती है, जिंक आयन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेती है। तो ये तो हमारी होगी इसके अंदर हाफ सेल रिएक्शन होगी एनोड पर, कैथोड पर, और ये हमारे पास इसकी सेल की कौन सी होगी, नेट सेल रिएक्शन होगी। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन अपने यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ड्राई सेल के बारे में 2-3 जो क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन की बात कर ली यहाँ पर, ठीक है। इसका डायग्राम पूछा जा सकता है या सेल पर जो होने वाली रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, EMF पूछा जा सकता है इसका, या प्राइमरी सेल क्या होते हैं, या मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया कि सेल में जो रिडक्शन है वो किसका हो रहा है, अमोनिया कहाँ चली जाती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको ड्राई सेल के अंदर एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। दूसरा प्राइमरी सेल की कैटेगरी में हमारे पास आ रहा है मर्क्यूरी सेल। तो इस मर्क्यूरी सेल की अगर अपने स्ट्रक्चर देखें तो वो इसका जो कंटेनर है वो किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, जो किसका वर्क कर रहा है, एनोड का वर्क कर रहा है। तो एक्चुअल में जिंक अमलगम यहाँ पर एनोड का वर्क करता है, ठीक है। तो इसके बाद में इसके अंदर क्या है, अपने पोरस पेपर की एक लाइनिंग बनाई हुई होती है जो क्या करता है, इसको दोनों को सेपरेट करेगा। और इसके अंदर HgO और KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा हुआ होता है। बीच के अंदर इसके रोड लगी हुई है, कार्बन की रोड लगी हुई है, ठीक है। तो कार्बन है जिसको ग्रेफाइट बोल सकते हैं, जो किसका वर्क करेगी इसके अंदर, कैथोड का वर्क करेगी इसके अंदर, ठीक है। तो कार्बन प्लस HgO दोनों मिलकर किसका करते हैं, HgO प्लस कार्बन ये दोनों मिलकर ही किसका वर्क करते हैं, कैथोड का वर्क करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब अपने बात करें कि इस सेल का जो EMF होता है वो EMF कितना होता है, फिक्स होता है 1.35 वोल्ट। इस सेल का EMF क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो पहले तो इसके अंदर सेल रिएक्शन देखें फिर फिक्स क्यों होता है उसकी बात करें। क्या अपने बात करें इस सेल का यूज़ क्या है, जैसे अपने ड्राई सेल का मैंने आपको यूज़ पहले नहीं बताया था। तो ड्राई सेल का आपको यूज़ पता है क्या यूज़, जैसे रिमोट वगैरह में इसको यूज़ में लिया जाता है ड्राई सेल को, या अपने रेडियो वगैरह में जो ड्राई सेल को पहले यूज़ में लिया जाता था, ठीक है। इसी तरह से अगर अपने बात करें कि जो मर्क्यूरी सेल है, इस मर्क्यूरी सेल का क्या यूज़ है, तो रिमोट के अंदर देखते हैं मर्क्यूरी सेल, ये जो हाथ की जो अपनी घड़ियाँ हैं या जो अपने पास कैलकुलेटर वगैरह है तो उनके अंदर अपने कौन से सेल को यूज़ में लिया जाता है, मर्क्यूरी सेल को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी सेल या इसको अपने बटन सेल भी नाम दे देते हैं कि ये बटन के जैसा होता है, इसलिए इसको बटन सेल भी बोल सकते हैं। इस सेल की रिएक्शन देखें, एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक प्लस जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट था OH वो मिलकर जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूज किए वो कहाँ जाएंगे, कैथोड पर। तो कैथोड पर जो HgO है, जो आपने कहा था कि जो HgO और कार्बन का फेस मिलकर ही किसका वर्क करते हैं, कैथोड का वर्क करते हैं हमारे पास। तो आपने कहा HgO ये वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो HgO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg में, प्लस 2OH नेगेटिव की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये कैथोड पर रिएक्शन होगी और ये हमारे पास होगी कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो अब एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इस सेल को अगर देखने के बाद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सेल का जो EMF है वो EMF पूरे प्रोसेस के अंदर, मतलब जब तक ये सेल वर्क करेगा तब तक इस सेल का जो EMF है वो कांस्टेंट रहता है, 1.35 वोल्ट रहता है, इसमें चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए कि इस सेल में कोई ऐसा सब्सटेंस आपके पास बन ही नहीं रहा है, ऐसा सब्सटेंस आपके पास कोई बन ही नहीं रहा है जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज आए। और जब तक कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है तब तक सेल के EMF में किसी टाइप का चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई या इस पूरी केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा आयन हमारे पास नहीं बन रहा है जो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में क्या ले आए, चेंज ले आए। तो अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो सेल के EMF में भी आपके पास चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से इसका जो EMF है वो क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो ये इसके ऊपर मर्क्यूरी सेल के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई, इसकी रिएक्शन हो गई और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी अपने यहाँ पर कर लिए।
तो अपने गैल्वेनिक सेल की या जो कैटेगरी थी उनके अंदर दूसरे जो सेल आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं सेकेंडरी सेल, या इनको अपने स्टोरेज बैटरी भी बोल सकते हैं। स्टोरेज बैटरी इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास इसको बार बार क्या किया जा सकता है, अपने चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकता है, दोबारा भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जा सकता है, इनके अंदर स्टोर किया जा सकता है। इनके लिए इनको क्या नाम दिया जाता है, स्टोरेज बैटरी इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो होने वाली रिएक्शन है वो कौन सी होती है, रिवर्सिबल टाइप की होगी, क्योंकि अपने इसको चार्ज भी कर सकते हैं और इसको क्या किया जा सकता है, डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। जैसे प्राइमरी सेल से सिर्फ उनको डिस्चार्ज ही किया जा सकता था, तो इनको वापस चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इनको चार्ज किया जाता है तो चार्जिंग के टाइम क्या होती है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से बिहेव करते हैं, और डिस्चार्जिंग के टाइम ये गैल्वेनिक सेल की तरह से बिहेव करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब इनको चार्ज किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से बिहेव करेंगे, और डिस्चार्जिंग के टाइम ये गैल्वेनिक सेल की तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपने बात करें तो इन सेल के अंदर अगर इसकी स्ट्रक्चर है, जो पहला इसका जो एग्जांपल आता है वो आता है लेड स्टोरेज बैटरी। तो इस लेड स्टोरेज बैटरी का बेसिकली अपने यूज़ देखा है कि हमारे गाड़ियों के अंदर, इन्वर्टर्स के अंदर, इनके अंदर इस लेड स्टोरेज बैटरी को यूज़ में लिया जाता है। तो होता क्या है कि हमारे पास एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है, इस प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर अपने लेड और PbO2 इनकी लोड को अपने अल्टरनेट सीक्वेंस में अटैच किया हुआ है। तो देख सकते हैं हमने लेड और PbO2 की जो रोड्स हैं इनको अल्टरनेट सीक्वेंस में अपने क्या किया गया, अटैच किया गया है, और इसके अंदर लगभग 38% जो H2SO4 का सॉल्यूशन अपने इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में कि जो H2SO4 इस लेड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो लेड की जो रोड्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके ऊपर लेड सल्फेट जो इनसॉल्युबल टाइप का होता है वो उनके ऊपर कलेक्ट होता रहता है, और उन लेड की रोड को वो खराब कर देता है। तो लेड की रोड खराब किस चीज़ से होती है कि इनके ऊपर क्या हो जाता है कि जो लेड सल्फेट इनके ऊपर कलेक्ट होने लग जाता है, जिससे ये लेड की रोड क्या हो जाती है, खराब होने लग जाती है। इसके लिए अपने हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो ये हमारे पास जो प्लेट्स है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा H2SO4 के अंदर पूरे डूबे हुए होने चाहिए। तो अगर H2SO4 की अमाउंट कम होती है तो अपने इसके अंदर ऊपर से इसके अंदर वापस इसको क्या कर दिया जाता है, डाइल्यूट करके इसके अंदर अपने पानी डाल देते हैं, जो H2SO4 को वापस क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, क्योंकि जब यूज में लेंगे तो यूज में लेने से H2SO4 तो क्या होगा, कंसंट्रेट होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए H2SO4 यूज में हो रहा है, इसलिए अपने बाहर से उसमें पानी डाल के उसको वापस क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। लगभग इसकी कंसंट्रेशन 38% के लगभग इसकी कंसंट्रेशन को रखा जाता है। तो सबसे पहले अपने ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के टाइम अगर इसकी रिएक्शन देखें, क्योंकि इसको चार्ज और डिस्चार्ज दोनों किया जा सकता है, तो डिस्चार्जिंग के टाइम में जो लेड है वो लेड किसका वर्क करेगा, हमारे पास एनोड का वर्क करेगा। तो ये लेड है, वो लेड हमारे पास किसका वर्क कर रहा है, एनोड का वर्क कर रहा है डिस्चार्जिंग के टाइम में। और ये जो PbO2 है वो किसका वर्क कर रहा है, हमारे पास कैथोड का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो लेड ने क्या किया कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा H2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके अपने कहा क्या बना रहा है, लेड सल्फेट बना रहा है। साथ में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास यहाँ पर PbO2 प्लस जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ये दो लूज के इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो ये तो होगी एनोड और कैथोड पर, और ये होगी इसकी नेट सेल रिएक्शन। तो इस नेट सेल रिएक्शन में देखें तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के टाइम हमारे पास क्या बन रहा है, PbSO4 की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस PbSO4 के बनने के कारण से अपने कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे पास PbSO4 की फॉर्मेशन हो रही है, जिससे जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी 1.30 ग्राम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अपने पास जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाती है, 1.30 ग्राम मीटर यूनिवर्स से क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, जिससे अपने को क्या करना पड़ता है, इस सेल को वापस क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर जो लेड है वो लेड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और PbO2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो इसके अंदर डिस्चार्जिंग के टाइम के बाद, अगर इसके अंदर अपने बात करते हैं इसके चार्जिंग के टाइम की अगर रिएक्शन की अगर अपने देखा जाए तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किस किया जाती है, इसके अंदर रिचार्ज के अंदर। तो रिचार्ज में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन होती है। ठीक है, कैसे कि हमारे पास देखो कि PB एनोड पर क्या हो रहा था हमारे पास अभी, तो जो PbSO4 बना है वो वापस इलेक्ट्रॉन को गेन करके, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो रिचार्ज के टाइम में ये सेल किसकी तरह से बिहेव करता है,
तो रिचार्ज के समय अपने ये कह रहे हैं कि जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनने के कारण से अब यहाँ पर जो केमिकल बने हुए हैं इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और जिससे अपने देख सकते हैं कि PbSO4 का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और सेकंड रिएक्शन जो कैथोड पर हो रही थी उसकी भी रिवर्स रिएक्शन ही यहाँ पर हो रही है। तो देखते हैं ये कैथोड पर जो रिएक्शन थी उसको भी हमने रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और जो नेट सेल रिएक्शन थी वो नेट सेल रिएक्शन भी अपने कैसे कन्वर्ट होगी, रिवर्स सेल रिएक्शन के अंदर क्या होगी, यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब अपने पास ये सेल की जो चार्जिंग के टाइम में और डिस्चार्जिंग के टाइम में होने वाली रिएक्शन, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि इस सेल के बारे में वो आपको चार्जिंग की रिएक्शन पूछ रहा है आपसे, या वो आपसे डिस्चार्जिंग की रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड आपको रिएक्शन देनी पड़ेगी। अब इस सेल की अगर वोल्टेज की बात करें तो एक सेल यहाँ पर मतलब एक एनोड और एक कैथोड मिलकर इनकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 2 वोल्ट का होता है। तो इसके अंदर इस तरह के 3 से 6 सेलों को जोड़कर बैटरी की फॉर्मेशन की जाती है। तो 3 से 6 सेलों को जोड़कर जो बैटरी की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेल को जोड़ा गया है, तो इस सेल की बैटरी जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाती है, 6 वोल्ट का हो जाता है। बेसिकली हमारे पास जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें 6 सेलों को अटैच किया गया है, जिससे जो लेड स्टोरेज बैटरी की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की होती है। तो अपने 6 सेलों को जोड़ने से जब आपने कहते हैं कि इसके अंदर 6 सेल अटैच रहते हैं, तो 6 सेल के अटैच रहने से इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाती है, 12 वोल्ट की बेसिकली अपने को ये बैटरी अपने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो स्टोरेज सेल है या जो सेकेंडरी सेल है वो हमारे पास है कैडमियम निकल स्टोरेज सेल। इसका मैं डायग्राम आपको नहीं बनवा रहा, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, एग्जाम में नहीं आता है। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो हमारे पास कैडमियम है वो कैडमियम किसका वर्क करता है, अपने पास एनोड का वर्क करता है, और जो NiO2 की जो ग्रिड है वो NiO2 की जो ग्रिड है वो किसका वर्क करेगी, हमारे पास कैथोड का वर्क करेगी, और केवल इसमें क्या होगा, एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या होता है, फिल किया जाता है। इस सेल का जो EMF है वो EMF कितना रहता है, 1.4 वोल्ट के लगभग इस सेल का क्या रहता है, EMF अपने पास रहता है। तो सेल का EMF हमारे पास कितना हो गया, 1.4 वोल्ट के लगभग हो गया, और इस वोल्टेज को लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अपने क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ में लिया जा सकता है। ये जो सेल है वो सेल हमारे पास जो लेड स्टोरेज सेल है उससे ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इस सेल को बनाने में जो खर्चा है इकोनॉमिकल रूप में अपने अगर बात करें तो ये ज़्यादा अपने पास महंगा रहता है ये सेल। ठीक है, तो इस सेल के अंदर अपने होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है उन केमिकल रिएक्शन को अपने को यहाँ पर मैंने शो कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर अपने देखें इस तरफ होने वाली रिएक्शन कैसे डिस्चार्ज के फॉर्म में है, और इस टाइम जो होने वाली रिएक्शन वो कैसी है, चार्ज के फॉर्म में होने वाली रिएक्शन। तो तीनों से रिएक्शन को अपने एनोड पर, कैथोड पर और नेट सेल रिएक्शन आपको इस सेल की बता दी गई। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वो सारा आपने इसके अंदर क्लियर कर दिया गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है उस सेल के अंदर वो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होते हैं कि जो कंबशन एनर्जी है उस कंबशन एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उन सेल को अपने फ्यूल सेल नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो कंबशन एनर्जी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपने कह सकते हैं यहाँ पर जो फ्यूल सेल वो क्या है कि जो हमारे पास जो कंबशन एनर्जी है इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उन सेलों को अपने नाम क्या दिया गया है, यहाँ पर फ्यूल सेल नाम दिया गया है। इस फ्यूल सेल की कैटेगरी में हमारे पास 3 सेल अपने करेंगे। पहला सेल हमारे पास होगा हाइड्रोजन सेल, सेकंड होगा मीथेन सेल, और थर्ड होगा मेथनॉल सेल। तो ये 3 फ्यूल सेल हमारे पास आते हैं, जिनमें से अपने को डिटेल करनी है वो किसकी करनी है, हाइड्रोजन सेल की डिटेल करनी है। एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन सेल के अलावा कोई 2 फ्यूल सेल्स के नाम बताएं, तो 2 फ्यूल सेल कौन से रहते हैं, मेथेन सेल और मेथनॉल सेल। ये 2 अपने पास फ्यूल सेल की कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं। अब जो नॉर्मल जो हमारे पास जो सेल थे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल जो 2 अपने दिए थे,
इनसे क्या होती है, कुछ एक अपने को हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। हार्मफुल इफेक्ट देखने को क्या मिलते हैं, एक तो ये क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। इन्वायरमेंट को पोल्यूट क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे केमिकल यूज में लिए जाते हैं जो केमिकल क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में क्या फैलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। फिर ये सेल एक टाइम बाद में क्या हो जाते हैं, अपना जो वर्क करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और तीसरी चीज, उन सेल के अंदर कुछ ऐसा सब प्रोडक्ट निकलता है जो हमारे लिए क्या रहता है, हार्मफुल नेचर का रहता है। तो इसके लिए उन सेलों को अपने यूज़ में नहीं लिया जाता है, ये उनकी कमियां रहती हैं। एग्जाम में पूछ भी गई है इनकी कमियां क्या है हमारे पास, तो इसके लिए अपने कौन से सेल को यूज़ में लिया जाता है, फ्यूल सेल को यूज़ में लिया जाता है। इन फ्यूल सेल की कैटेगरी में हमारे पास जो फर्स्ट सेल है हाइड्रोजन सेल, इस हाइड्रोजन सेल को अपने आज एक लेटेस्ट सेल माना जाता है। रॉकेट वगैरह के अंदर अपने इस हाइड्रोजन सेल को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो पीएसएल की टेक्निक वगैरह जो अपने इसमें लास्ट चैप्टर में जो पढ़ी थी अपनी केमिस्ट्री डेली लाइफ, वहाँ पर अपने हाइड्रोजन सेल के बारे में अपने जिक्र आया था। तो इस हाइड्रोजन सेल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हाइड्रोजन गैस इस सेल में इलेक्ट की जाती है जो एनोड का वर्क करता है, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट की जाती है जो कैथोड का वर्क करता है, और इसके अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इलेक्ट्रोड हमारे पास प्लैटिनम के होते हैं या किसके होते हैं, प्लेटिनम के बने हुए होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर अपने NaOH का फिल कर देते हैं। कंसंट्रेट NaOH का जो सॉल्यूशन है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसमें वर्क करता है, ठीक है। ये इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर के बाद में इसके अगर अपने सेल रिएक्शन देखें तो कैथोड पर क्या होगा कि ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके और इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एनोड पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देता है और ये इसकी नेट सेल सिंपल सी हमारे पास रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से अपने तीनों टाइप के जो सेल थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और तीसरा हमारे पास जो है फ्यूल सेल, इन तीनों को क्या करते हैं, कंप्लीट कर दिया। ये सेल जब तक वर्क करता रहेगा जब तक आप इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की सप्लाई चालू रखेंगे। तो जब तक इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस आप इसमें फिल करते रहेंगे तब तक ये सेल क्या करता रहेगा, अपना वर्क करता रहेगा, ठीक है। तो अपने कहते हैं ये पोल्यूशन फ्री सेल हैं और फ्यूचर में इन्हीं सेलों के ऊपर ज़्यादा अपने इनको यूज़ में लिया जाएगा। हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, वो है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है कि कोई भी मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, कोरोजन नाम दिया जाता है। ये जो ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, जो एनवायरनमेंट में मौजूद मॉइस्चर और ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो हमारे पास जो मेटल है वो अपने मेटेलिक ऑक्साइड या किसी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। उस पूरे प्रोसेस को अपने क्या नाम दिया जाता है, कोरोजन का प्रोसेस नाम दिया जाता है। इस कोरोजन का एग्जाम्पल हमारे पास आ सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन आ सकता है, या सिल्वर का ज़्यादातर आपने देखते हैं दिनों के अंदर बारिश के टाइम में सिल्वर क्या पड़ जाती है, काली पड़नी हो शुरू हो जाती है, या आपने देख सकते हैं जो तांबा है कॉपर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये सारा चीज़ अपने पास कोरोजन है और इस कोरोजन से क्या होता है कि जो मेटल है वो मेटल कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, जो आयरन का जो यूज़ है अपने बहुत बड़े बड़े पुल बनाने में इनको काम में लिया जाता है, और अगर उसमें आयरन में रस्टिंग होगी तो वो जो आयरन है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर हो, जिससे वो पुल को भी क्या कर देगा, वहाँ पर कमजोर, या ब्रिज को भी वो क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, इस रस्टिंग की प्रोसेस को रोकना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब ये रस्टिंग एक्चुअल में है क्या, तो रस्टिंग एक्चुअल में या जो कोरोजन एक्चुअल में क्या, केमिकल रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, एज ए गैल्वेनिक सेल बिहेव करती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये जो आयरन का अगर अपने पास टुकड़ा है, ध्यान देने वाली बात है कि प्योर आयरन से इम्प्योरिटी वाले आयरन में जो रस्टिंग है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है कि इस आयरन का जो एक पार्ट है, जो अपने पास बात करते हैं, तो आयरन का जो एक पार्ट जो इन्वायरमेंट के टच में आता है, तो वो क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड के टच में आकर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और किसका वर्क करता है, अपने पास एनोड का वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो आयरन है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब ये जो लूज किए गए इलेक्ट्रॉन है वो आयरन के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट में मौजूद कौन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके साथ ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करके क्या होते हैं कि जो अपने पास बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंट में वाटर प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिक्स होकर किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड होने की वजह से जो कार्बोनिक एसिड है वो हमारे पास डिकम्पोज हो जाता है
हाइड्रोजन आयन प्लस कार्बोनिक आयन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके साथ में जो यहाँ पर एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे उसके साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैथोड पर रिएक्शन होगी, ये एनोड पर रिएक्शन होगी और ये इसकी क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन होगी। तो इस तरह से जो बना हुआ Fe+2 आयन है वो Fe+2 आयन एनवायरनमेंट में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसके टच में आने से वो Fe+3 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो Fe+3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Fe+3 आयन अपने पास वाटर के साथ रिएक्ट करके इसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कोरोजन की फॉर्मेशन कर देगा। मींस अपने पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3.XH2O। ये हमारे पास क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से जो आयरन है वो आयरन धीरे धीरे क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। ठीक है, रस्टिंग से आयरन हैवी होता है क्योंकि साथ में देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो रहा है, इसमें अटैच हो रहा है। अब अपने बात करते हैं कि इस रस्टिंग के प्रोसेस को या इस रस्टिंग की प्रोसेस को आपसे बचा कैसे जा सकता है कि उस आयरन में रस्टिंग न हो या जो कोरोजन न हो, तो इससे अपने बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको रोकने के लिए अपने क्या करें कि जो आयरन का जो रोड है या कोई भी मेटल है वो सीधी इन्वायरमेंट के टच में न आए। तो अगर सीधी इन्वायरमेंट के टच में ना आए तो इसके ऊपर क्या करते हैं, अपने किसी सब्सटेंस की क्या कर दी जाए, इसके ऊपर पॉलिश कर दी जाए। ठीक है, तो अपने इस पर क्या कर दिया जाए, इसके ऊपर पॉलिश कर दें, जैसे हमने पेंट कर दिया जाए या इसके ऊपर ऑयल लगा दिया जाए या इसके ऊपर ग्रीस लगा दिया जाए, जिससे क्या हो जाता है कि जो ये जो मेटल है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में नहीं आ पाता है। दूसरी चीज़ अपने क्या करते हैं कि इसके ऊपर किसी केमिकल की पॉलिश कर दी जाए। ठीक है, जैसे अपने बात करते हैं कि इनसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की पॉलिश कर दी जाए। अब जैसे जिंक है तो जिंक से, जैसे आयरन है तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है, जिंक होता है, तो जिंक की पॉलिश कर दें, मैग्नीशियम की पॉलिश कर दें। तो इस तरह से ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस की क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो भी इनको क्या कर सकते हैं, अपने जो मेटल्स को बचाया जा सकता है। जैसे अपने कहते हैं कि समुद्र के अंदर जो पाइपलाइन जाती है तो वो जो वहाँ पर क्या है, सॉल्ट वाटर है, सलाइन वाटर है, तो जिससे वो जो आयरन के जो पाइप्स है वो बहुत जल्दी कोरोजिव हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको किसके साथ जोड़ देते हैं कि समुद्र में पानी से ऊपर जिंक मेटल के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, जो क्या करता है कि अब यहाँ पर दो मेटल जुड़ गए, एक आयरन जुड़ गया और दूसरा कौन सा जुड़ गया, जिंक मेटल जुड़ गया। तो जिंक मेटल यहाँ पर किसकी तरह से वर्क करेगा, हमारे पास एनोड की तरह से वर्क करेगा, और जो आयरन अब किसकी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा, जो पहले एनोड की तरह से वर्क कर रहा था अब वो वर्क किसका शुरू कर देगा, कैथोड का वर्क शुरू कर देगा। मीन्स वो अब ऑक्सीडाइज होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, जो जिंक की जो रोड है वो जिंक की रोड अब हमारे पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे अपने जिंक को रिडक्शन ऑक्सीडेशन से आयरन को अपने क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने यहाँ पर आयरन को अपने इसके ऊपर किसी कवरिंग करके या इसको अपने क्या कर सकते हैं कि इसके कोरोजन की प्रोसेस से इसको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके हो गए जिसको अपने यहाँ पर कोरोजन से बचा जा सकता है। पहले मैंने बताया इसके ऊपर किसी डायरेक्ट टच में ना आइए, दूसरा आपने कहा कि इसके ऊपर किसी सब्सटेंस की पॉलिश कर दी जाए, जैसे ग्रीस लगा दिया, ऑयल लगा दिया, पेंट लगा दिया, या इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की इसके ऊपर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो भी अपने इसको कोरोजन की प्रोसेस से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कल तक इसमें क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो।